Okay beta, so our next topic is stationary or you can say standing waves in a string. ठीक है, तो हमने देखना है कि स्ट्रिंग में स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती हैं. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं. ठीक है, अ वेव इन विच द क्रेस्ट एंड ट्रफ्स ट्रैवल फॉरवर्ड. क्रेस्ट आपको पता ही होगा, जैसे मैंने प्रीवियस केसेस में आपको बताया था. क्रेस्ट क्या होती है? ये जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड होता है उसे हम क्रेस्ट बोलते हैं, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में ये बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रफ. ठीक है, तो कहते हैं जब ये क्रेस्ट और ट्रफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है, मतलब ये कॉन्टीन्यूसली अपनी जो पोजीशन है वो चेंज करेंगी इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ, देन हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्रेसिव वेव. ठीक है, अब देखो देयर आर टू फिगर्स. देखो इसमें तो वो जब टाइम था ज़ीरो उसी पे वो वेव स्टार्ट हो गई, मतलब प्रोग्रेसिव वेव बननी स्टार्ट हो गई, राइट, इस डायरेक्शन में. अब सेकंड में देखो जो वेव है वो थोड़ी टाइम बाद ट्रैवल करना शुरू हुई. मान लो कि t इज इक्वल टू डेल्टा टी टाइम उसने लिया, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने शुरू हुए, लेकिन क्रेस्ट और ट्रफ बने शुरू हुए, लेकिन थोड़ा सा लेट. लेकिन वो किस डायरेक्शन? तो कहने का मतलब ये है कि जो द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रेस्ट है वो किसके इक्वल होगी? वेलोसिटी ऑफ ओवरऑल वेव के इक्वल होगी. ठीक है, मतलब जो स्टार्टिंग वाली क्रेस्ट है डिपेंड करता है वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करती है, तो उतनी ही उस पर्टिकुलर वेव की वेलोसिटी होगी. ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव तो आपको अब पता चल गया. ठीक है, जो कॉन्टीन्यूस वेव ट्रैवल करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव, राइट. अब हमने जानना है कि स्टेशनरी वेव कौन सी होती है, तो ध्यान से सुनो. वेव इन विच क्रेस्ट और ट्रफ डू नॉट चेंज लोकेशन इन स्पेस. मतलब अब इस केस में जो क्रेस्ट है और ट्रफ है वो अपनी लोकेशन चेंज ही नहीं करते स्पेस में, उस वेव को हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी वेव. ठीक है, मतलब अगर वो पहले से ही किसी पोजीशन पे प्लेस किए हुए हैं तो वो वहीं पे रहेंगे. ठीक है, मतलब वो चेंज नहीं करेंगे अपना कोई एम्पलीट्यूड. ठीक है ना, उसका मतलब उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो इंडिविजुअली अपना एम्पलीट्यूड बनाएंगे. ठीक है, बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. ठीक है, तो एंड उसकी जो मेन पोजीशन होगी वो भी क्या होगी? एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ही होगी. ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए देखो ज़रा आगे से. ओके, सबसे पहले देखो जब टाइम ज़ीरो था तो इंसिडेंट प्रोग्रेसिव वेव देखो ऐसे स्टार्ट हुई, देख पा रहे हो. ठीक है, तो उसकी रिजल्टेंट वेव फॉर्म देखो कैसी है, जो कि स्टेशनरी है. वो कौन सी है? ये वाली जो इस पे एरो बना हुआ है. ठीक है, मतलब ये स्टिल पोजीशन पे है, ये मूव नहीं कर रही. ठीक है, और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड. देन टाइम t/4 पे जो आपका स्टेशनरी वेव फॉर्म है वो कौन सी है? दैट इज़ दिस स्ट्रेट लाइन. और जो ये आसपास वाली वो कौन सी है? प्रोग्रेसिव. तो हम स्टेशनरी की बात करें तो स्टेशनरी कौन है? ये स्ट्रेट लाइन वाली. ठीक है, एंड t इज इक्वल टू t/2 पे जो आपकी स्टेशनरी वेव फॉर्म है वो कौन सी है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट हो रही है और अपवर्ड डायरेक्शन तक जाती है. ठीक है, t इज इक्वल टू 3t/4 के केस में भी स्ट्रेट है. ठीक है, देन t इज इक्वल टू कैपिटल T के केस में प्रोग्रेसिव वेव सॉरी स्टेशनरी वेव कौन सी है? ये वाली. ठीक है, सिमिलरली t के बाद नेक्स्ट वाली वेव फॉर्म जो है वो ऐसे जाएगी, मतलब वाइब्रेटरी मोशन फॉलो करेगी, लेकिन वो कौन सी होगी? स्टेशनरी वेव. ठीक है, अब देखो स्टेशनरी वेव की डिस्क्रिप्शन दी हुई है. कहते हैं जो स्टेशनरी वेव हैं वो कब फॉर्म होती हैं? जब टू प्रोग्रेसिव वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करें. मतलब दो आपके पास वेव्स हैं और वो प्रोग्रेसिव हैं, दोनों की दोनों आपस में जब सुपर इम्पोज करें, लेकिन इन ओपोजिट डायरेक्शन. ओपोजिट ही थी ना ये, देखो दीज आर इन ओपोजिट डायरेक्शन, तो ये आपस में क्या करें? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं. प्रोवाइडेड दैट द फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड नेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मीडियन पार्टिकल्स आर सेम. मतलब कंडीशन ये है कि इनकी फ्रिक्वेंसीज, इनका एम्पलीट्यूड एंड इनका नेचर एंड इसकी डायरेक्शन, सारे के सारी जो पार्टिकल्स के नेचर है, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड है, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तभी वो क्या करेंगी? ऐसी वेव्स प्रोड्यूस करेंगी. ठीक है, जो प्रीवियस केसेस में हमने फिगर स्टडी की थी उसमें जो आए थे वो क्या थी? इंसिडेंट वेव थी आपकी, और आर क्या थी? रिफ्लेक्टेड. मतलब डॉटेड वाली जो थी वो रिफ्लेक्टेड थी, और जो कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म थी वो क्या थी? इंसिडेंट थी. ठीक है, वो टोटल 5 पार्टिकल्स के लिए हमने स्टडी किया था. सो बेसिकली वो डिस्टेंस बिटवीन द 5 पार्टिकल्स था, फर्स्ट टू फिफ्थ पार्टिकल. ठीक है, सो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्टिकल इज लैम्डा.
ठीक है, मतलब फर्स्ट से लेके फिफ्थ जो पार्टिकल था उसके बीच जो डिस्टेंस था वो था लैम्डा था, एंड ईच पार्टिकल इज सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। मतलब अगर यहाँ पे 2 है तो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा बाय 4 का। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में लैम्डा बाय 4, 3 और 4 के बीच में लैम्डा बाय 4, एंड 4 एंड 5 के बीच में लैम्डा बाय 4। सिमिलरली उनका टाइम तो ऑलरेडी हमने स्टडी कर ही लिया है, ठीक है। तो कहते हैं मान लो इट इज़ अज्यूम दैट t इज इक्वल टू 0, द क्रेस्ट ऑफ द इंसिडेंट वेव इज सुपर इम्पोज द क्रेस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव। कहते हैं t इज इक्वल टू 0 पे मान लो कि जो इंसिडेंट वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है वो आपस में क्या कर रही हैं, सुपर इम्पोज कर रही हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास स्टेशनरी वेव आ रही है, दैट इज़ रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव, ठीक है। आगे देखो कह रहे हैं कि अज्यूम कर लो कि जो एम्पलीट्यूड है हर एक वेव का वो क्या है, a, ठीक है। एंड वी फाइंड दैट, हमने यही पता लगाया कि जो 1, 3rd एंड 5th ये तीनों जो पार्टिकल्स थे उनका जो एम्पलीट्यूड था वो क्या था, 0 था, ठीक है। और जो सेकंड पार्टिकल और 4th पार्टिकल था, सेकंड का एम्पलीट्यूड था 2a जो कि क्रस्ट पे बन रहा था, और 4 का था -2a क्योंकि वो ट्रफ पे बन रहा था। देखो क्रस्ट ऐसे होती ना, अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव है, ट्रफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया कि जो एम्पलीट्यूड है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्टिकल का वो क्या है, 0। देखो ध्यान से, फर्स्ट का भी 0 है, थर्ड का भी 0 एंड फिफ्थ का भी 0। सिमिलरली जब आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग देखोगे फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, देखो फर्स्ट थर्ड पे भी 0 है, सिमिलरली फिफ्थ के केस में भी 0 है, ठीक है। तो इसको ऐसे देखना है, और बाकियों की जगह पे हमने क्या लिख देना है, +a -a, ठीक है। तो इसको ऐसे याद करना है, ठीक है। उसके कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट क्या है, देखो मैंने बताया है कि सेकंड के केस में, फोर्थ के केस में +a -a आएगा, बाकी पे क्या आ जाएगा, -a +a -a, नोड एंटी नोड, नोड एंटी नोड, ऐसे हो जाएगा। जब एंटी नोड आ जाएगी तो माइनस हो जाएगा, जब नोड आएगी तो प्लस हो जाएगा इन केस ऑफ ऑड, ठीक है। तो ये इसका रिजल्टेंट हो गया। अब देखो कहते हैं आफ्टर टाइम t/4 जो इंसिडेंट वेव होगी उसका डिस्टेंस क्या होगा रिफ्लेक्टेड वेव के साथ, λ/4। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी तब भी उसका डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है ओवरऑल क्या हो रही है, 0, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन जहाँ पे था फाइनल पोजीशन भी उसकी वहीं पे आ रही है। मान लो यहाँ पे था पार्टिकल, वो ये पूरा डिस्प्लेसमेंट कवर करके दोबारा इसी पोजीशन पे आ गया, तो ओवरऑल उसकी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0। तो किस किस केस में उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है 0 होगा, फर्स्ट पार्टिकल के केस में, थर्ड के और फिफ्थ के केस में एट टाइम t/4, ठीक है। नेक्स्ट देखो एट टाइम t/2 के केस में क्या होगा, जो क्रस्ट और ट्रफ होंगे वो आपस में ही सुपर इम्पोज करना शुरू कर देंगे, क्रस्ट क्रैश के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ, जिसकी वजह से फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्टिकल फिर से उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 ही रहेगी, लेकिन जो सेकंड और फोर्थ पार्टिकल होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट आपस में चेंज हो जाएगी। पहले वो -2a थी, बाद में क्या हो जाएगी, 2a, मतलब एक बार वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एक बार वो प्लस डायरेक्शन में जाएगा। नेक्स्ट टाइम 3t/4 के केस में क्या होगा, जो क्रेस्ट ऑफ द इंसिडेंट वेव होगी वो सुपर इम्पोज करेगी ट्रफ ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव के साथ, सिमिलरली वाइस वर्सा, ठीक है। तो अगेन क्या होगी, सभी पार्टिकल्स की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो जब टाइम होगा कैपिटल T तो क्या होगा, जो एक इंसिडेंट वेव है और एक कंप्लीट रिफ्लेक्टेड वेव है, ठीक है, वो सारी की सारी एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस करेगी विद द हेल्प ऑफ 5 पार्टिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो वेरिएशन शो करेगी डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जो प्रीवियसली हमने फिगर स्टडी की, सो उसमें बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन पता चलता है इसका कि जो पार्टिकल्स की लोकेशन है जो कि 1, 3 और 5 पार्टिकल के लिए वो क्या है, नोड्स बना रही हैं, नोड्स मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वो मूव कर रही हैं, और जो पार्टिकल सेकंड एंड फोर्थ की जो लोकेशन है वो क्या है, एंटी नोड्स, ठीक है, जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। नोड क्या होता है, नोड इज़ अ पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज़ मिनिमम और 0। एंड एंटी नोड क्या होता है, इट इज़
द पॉइंट एट विच द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव इज़ मैक्सिमम। नोड के केस में उसका एम्पलीट्यूड मिनिमम रहता है और एंटी नोड के केस में उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, इसके वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ध्यान से सुनो इस पैराग्राफ का मीनिंग। कहते जब हम बोलते हैं कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच का डिस्टेंस कितना है या उसकी वेवलेंथ कितनी, वो होती है λ/2। या फिर दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, वो भी क्या होता है, λ/2। पर जब हम बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, तो वो क्या हो जाती है, क्वार्टर मतलब λ/2। ठीक है, जब हमने नोड्स का बोलना है उसका डिस्टेंस कितना है, दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस है λ/2, दो एंटी नोड्स के बीच में भी डिस्टेंस कितना है, λ/2। पर जब बोलना है कि एक नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस कितना है, वो कितना होता है, λ/4 आना यहाँ पे। ठीक है।